सर। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। और मेरे साथ है इंजीनियर राजेश वालेचे सर, हुँ, जो पिछले 25-30 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम को नवाजा भी गया है। हाल ही में उनको 2 अवार्ड भी मिले हैं। प्लस बहुत सारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। तो इस सब के बारे में, प्लस उनके ड्राइंग्स काफ़ी अच्छे हैं, उनको ड्राइंग काफ़ी अच्छी हॉबी है। तो जब हम लोग किसी प्रोफेशन में होते हैं, उसके साथ-साथ अपनी हॉबी भी वो मेंटेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे सिंगर है। तो इस सब के बारे में, उनकी आज तक की लाइफ जर्नी के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल आप उनके साथ करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो आपके जैसे सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस लोगों से हम लोग जानना चाहते हैं, हुँ, आपकी कैसी ये जर्नी रही, जो आने वाले जो जूनियर्स है, उनके हुँ, लिए कुछ इसमें गाइडेंस मिल सका, इसलिए ये सब एक्टिविटी है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? कॉलेज कहाँ से हुआ? हुँ। और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड को चुनने में किसका बड़ा हाथ था, योगदान था, जिससे आपको ये इंस्पिरेशन मिला? क्या बताएँगे? सर स्कूल तो समझो हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक था, हुँ, यानी फाइनेंशियली बहुत वीक थे हम। हुँ, तो मेरे हम तो समझो सरकारी स्कूल ही जो था, बराबर। लगभग प्राइमरी मैंने 1 टू 4 तक वो सरकारी स्कूल में ही किया है। हाँ, हाँ, यानी वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज में स्कूल होता है। बराबर। हाँ, तो वहाँ कोई फ़ीस वगैरह नहीं रहती। फिर 10th तक भी वैसा ही सरकारी स्कूल में ही किया। हुँ, हुँ, उसके बाद सर फिर ऐसा हुआ, फिर अभी वो टाइम में कैसा इतना नॉलेज नहीं था, यानी वो टाइम में एजुकेशन का क्या है, परिस्थिति के हिसाब से फिर मैंने किसी ने मेरे को बोला भाई साइंस कर लो आप, बराबर। साइंस के बाद आपको बहुत सारे लाइन मिल जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने 11th-12th साइंस किया जैन कॉलेज धुरे से। ओके। वहाँ वो टाइम में फिर मैंने 12वीं किया वहाँ से। 12वीं करने के बाद फिर मैंने बाद में बीएससी को फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया, कॉलेज भी चालू हो गए थे। हाँ, फिर हमारे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ओके। हाँ, तो फिर पापा ने मुझे कहा कि बोले अभी ये बीएससी का करने से तो तेरे ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो तू हाँ, सिविल का करके देख। वो टाइम में कॉलेज को भी शायद एसयूपीएस कॉलेज को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैंने अच्छा, डिप्लोमा एसयूपीएस कॉलेज से ही किया है धुले। तो वो टाइम में समझो मुझे, यानी वो कॉलेज को शुरू होते ही कोई 5-6 साल हुए थे। बराबर। तो वो टाइम में फिर मैंने पापा ने बोला अबे, पापा की इच्छा थी कि मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बने। वाह! हाँ, तो फिर पापा की इच्छा थी तो बोला पापा हाँ, हमारे वो ओह! जो अभी हमारा बेटा बड़ा नाम करेगा। बराबर, हाँ, हाँ, तो फिर गाने जैसे हाँ ही, हाँ, हाँ, तो फिर वो टाइम में मैं बोला पापा ठीक है, फिर डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया। ओके। ऐसा 1989 में एडमिशन लिया मैंने। हुँ, हुँ, हाँ, उसके बाद 92 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद फिर समझो काफ़ी सारी जगह मैं गया प्रैक्टिसिंग के लिए, पर किधर भी चांस नहीं मिला था अच्छा, मुझे। हाँ, यानी सभी लोग बोलते थे कि हमारा तरफ पैक है ऑफिस में हुँ, कोई हुँ, क्या। फिर एक एक दो साल मैंने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ एक लेबर करके, लेबर काम कैसा करता है साइट पे, क्या रहता है, पेमेंट कैसी रहती है, इनके बिल वगैरह कैसे बनते हैं, अच्छा, वो ये सब सब भी, फिर हाँ, मैंने, हाँ, वो थोड़ा 1-2 साल मैंने सिर्फ वो ट्रेनिंग ले लिया। हुँ, फिर अभी पापा को पूछा अभी कोई काम पे तो रख रहा नहीं, कोई सिखा रहा नहीं, क्या करने का? पापा बोले तुझे क्या ज़रूरत है? बोले तू एक्सपर्ट है, बोले ऑफिस डाल दे। अच्छा, बस ऐसा ही करके फिर मैंने क्या बात है! हाँ, ओम नमः शिवाय करके ऑफिस डाल दिया। वाह, वाह! स्केचिंग अच्छे थे भगवान की दुआ हुँ, से, हुँ, और प्रैक्टिस भी करते रहता था मैं घर पे। ओके, काफ़ी सारे बुक्स मैं रीड करता था बड़े अरे बड़े वाह! आर्किटेक्ट्स के। वाह! मैं औरंगाबाद से, बम्बई से बड़े बड़े आर्किटेक्ट लोगों के बुक्स मंगाए थे। वो स्टडी वगैरह प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो काफ़ी अरे सारी स्टडी कर, बुक्स में से स्टडी करके बुक्स को गुरु मान के वाह! हाँ, हरिओम कर लिया। अरे फिर भगवान की दुआ से, यानी अच्छा, अच्छा, जब पहली साइट मिली थी 94 में, ओके, 94 में ऑफिस का ओपनिंग हुआ था, तो पहली साइट मिली, पूरा दिल से काम किया। क्या बात है! पर उसमें एक दिक्कत ऐसी आ गई हुँ, कि वो टाइम में तो हमारा वो 3D वगैरह रहते नहीं थे, बराबर, कंप्यूटर था ही नहीं वो टाइम हाँ, में। हाँ, हम पेंसिल और रबड़ से सीखे हुए इंजीनियर है। हमारा मेरे ख्याल से वो आखिरी आखिरी पीढ़ी बैच थी वो। रहेगा, हाँ, वो टाइम में कंप्यूटर नहीं था, तो अभी वो क्लाइंट है, तो क्लाइंट ने प्लानिंग तो देख लिया, फिर मुझे बोले कि यार एलिवेशन बना दो, कैसा बाहर से मेरा बंगला कैसे दिखेगा। हुँ, तो अभी उसको जब एलिवेशन बना के दिया पेंसिल से, तो उसको समझ में नहीं आने का, क्योंकि नॉन टेक्निकल थे। बराबर, तो बोले यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे क्या रहेगा, क्या रहेगा। मैं टेंशन में आ गया, मतलब ये साला काम नहीं दिया तो और गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ, फिर उसको मैंने, वो टाइम में हमारे इस कॉलेज में इतना कुछ ड्राइंग का ये डिटेलिंग नहीं था हुँ, डिप्लोमा पे। तो फिर वो टाइम में मैं आइसोमेट्रिक घर पे प्रैक्टिस किया, अच्छा, और आइसोमेट्रिक व्यू बनाया मैंने फर्स्ट टाइम। वाह! उसका, हाँ, उसका एलिवेशन का आइसोमेट्रिक बनाने के बाद वो आइसोमेट्रिक में वो बंगले में मैंने गोल बालकनी दिखाया था। अच्छा, तो क्लाइंट बोले यार ये तो गोल बालकनी मेरे को नहीं समझ रही।
हालांकि उसमें हैचेस वगैरह रहते हैं कि जैसे जैसे नियर बाय नियर। तो बोले मुझे तो नहीं समझ रहा, बोले यार ये। तो बोला ठीक है सर, एक काम करो, अभी काम अच्छा था, 3 मंजिली काम था, लाइफ का पहला काम था और छोड़ना भी नहीं था मुझे, बराबर। जिद आ गई थी। फिर हाँ, मैं उसको बोला ठीक है, तुम 8 दिन रुक जाओ, मैं 8 दिन में तुम्हारे को पूरा डिटेल बनाता। मैं कहाँ से सीखा नहीं था, मैं यहाँ से अनमोल स्टोर में गया था हमारे यहाँ दुलिया सिटी में। ओके, वहाँ से माउंट बोर्ड लिए मैंने, ब्लेड लिए, पेंसिल लिए, उसका प्लान किया, उसका पूरा मॉडल बनाया मैंने। क्या बात है। मॉडल बना के पहली बार, फर्स्ट में लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार मैंने मॉडल बनाया। वाह। वहाँ से सीखा नहीं था, बस एक गॉड गिफ्ट था। हाँ, वहाँ से पहला उसका मॉडल बनाया मैंने, मॉडल बना के पूरे उसको ब्रश से कलरिंग वगैरह करके, पूरा रेलिंग वगैरह रिफिल का करके, बढ़िया सा एकदम सुंदर लाइटिंग वगैरह दे के उसको, वो 8 दिन के बाद उसके घर पे लेके गया मैं। वाह। वो क्लाइंट ने मॉडल देखा और हैरान हो गया, बोले वालेचा जी बेस्ट, बस अभी आप आपको कल ही काम देना कल है। काम चालू कर दो क्या बोले। बात है, हम क्या बात इसके लिए अटके हुए थे क्योंकि हमको वाह, काफ़ी लोग है ना वाह। कंफ्यूज कर रहे थे कि बोले नया इंजीनियर है, तुम कैसे क्या रिस्क ले रहे हैं, इनको कैसे क्या काम दे रहे हैं, कोई अनुभव नहीं इनको, बराबर। ऐसा। तो वो फिर जिद थी मेरे को वाह, कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। वाह। तो वो हिसाब से फिर मैंने उसको प्लानिंग करा के मॉडल बना के, उनका मॉडल आज भी उनके घर पे पड़ा है, अच्छा, मॉडल वगैरह बना के उनको दिया। पहला काम प्रोजेक्ट किया भगवान का हाथ जोड़ के, और आज भगवान की दुआ से मेरे को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्या बात है। है। तो बिल्डिंग तो हाई आपने स्पीड। इतना बनाया हाँ, मजबूत, वो मॉडल भी इतना मजबूत मॉडल, बनाया कि वो हाँ, भी उनके पास है आज तक। अभी भी टिका पड़ा है सर वो मॉडल, वाह, वाह, माउंट वाह। बोर्ड का मॉडल है क्या और बात लाइफ है। में पहली बार तो एकदम सुंदर। यानी फिर उसके बाद यानी कैसा है सर, अभी लगभग कंप्यूटर मेरे ख्याल से 2000 में आ गया था। हो, फिर धीरे धीरे हमारा वो थ्री डी व्यू वगैरह जो है, उसमें मालक को कितनी क्लियर समझ जाता है कि हमारा बराबर। बंगला कैसे दिखता है। हाँ, लेकिन हमारे टाइम में कंप्यूटर था ही नहीं, बराबर। तो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सर। यानी पेंसिल पेंसिल के बाद रोटरी पेन से हम ड्राइंग करते थे, हो, रोटरिंग पेन के बाद हम ब्लू प्रिंट निकालते थे। अमोनिया मशीन रहती थी छोटी सी हमारे पास, बराबर। उस पे से ब्लू प्रिंट निकाल के क्लाइंट को दिखाते थे। चेंजेस होना, फिर चेंजेस के लिए वापस से नया ड्राइंग बनाना पड़ता था, क्योंकि वो ड्राइंग तो रब होता रब नहीं नहीं था। होता था। हाँ, अभी तो बराबर है। ईजी हो गया है कंप्यूटर का, लेकिन वो टाइम में हमको बहुत स्ट्रगल करना बराबर। पड़ा। और वो टाइम में एस्टिमेट कॉस्ट भी बहुत कम रहता था, लगभग बहुत सस्ता ही रहती थी। हुँ, फीस वगैरह भी बहुत नामिनल रहते थे। बराबर। और मैंने समझो शुरुआत में ही, समझो पहली साइट मैंने पूरी, पापा ने मेरे को साइकिल लेके दिया था, मेरे को याद है, BSA SLR करके साइकिल थी मेरे ओह! पास, ब्लैक कलर की। वाह! तो मैं साइट पे जाता था, हाँ, साइकिल पे ही साइट पे गया मैं। हाँ, 2-3 साइट मैंने साइकिल पे किया। क्या बात है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे लूना लिया, फिर वाह! लूना लिया, फिर MAT लिया, हाँ, MAT लिया, फिर धीरे-धीरे आज भगवान की दुआ से वाह! सबसे टॉप लेवल की गाड़ी है मेरे क्या पास। बात है! ये जर्नी मतलब वो जर्नी का स्पीड भी ऐसा था जैसे साइकिल चलती थी और आज एक कार चलती है, तो वो हाँ, स्पीड से आपकी ऐसा पूरी जर्नी हुई। लेकिन आपने बताया वैसे जिद थी, हाँ, नहीं, ये कुछ एक एक करने की, जुनून था सर काम जुनून था, करने का, अब जज़्बा एक था। एक करके दिखाना है। हुँ, और पापा ने बहुत मेहनत किया था मेरे पीछे। बराबर, पापा ने मेरे पीछे इतना मेहनत किया था ना, यानी इतनी गरीबी से ऊपर आए थे, तो उन्होंने बोला बे तू ये करके बताना ये। बराबर। और आपने करके बताया। क्या बात है! नहीं, नहीं, सच में कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पापा का ख्वाब होता है प्लस अपनी लगन होती है तो आपने वो कर दिखाया। वाह! हाँ, अभी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल आपके ऊपर आते हैं। जरूर सर। आपने जैसे टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट बताया, जैसे आप हाथ से ड्राइंग करते थे और हाँ, आजकल ये कंप्यूटराइज़ करते हैं। तो हाँ। ये फिर आपने कब सीखा बाद में? और आजकल कुछ नया सीख रहे हैं या ऐसा लगता है कि और कुछ सीखना चाहिए इसमें? नहीं सर, अभी देखो ये, जब तक इंसान जिंदा है ना सर, इनकम्प्लीट रहता है। बराबर। ये जो अभी एक ऐड आती है रेमंड की, हुँ, उसमें लिखाते कि वो दी कंप्लीट मैन। हाँ, तो मैं वो ऐड को भी मान्य नहीं करता, क्योंकि जब तक इंसान कंप्लीट नहीं जिंदा रहता। है इनकम्प्लीट ही रहता है वो। बराबर, क्योंकि रोज मार्केट में है ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके लिए हमको वो तब वापस वो लेवल तक तैयार होना पड़ता है। बराबर। अभी पेंसिल रबर से लेके तो कंप्यूटर तक हमको आना, उसके बाद हमको काफ़ी यानी दिक्कत आती है। और देखा जाए तो सर मैं सिंधी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ओह! हमारे इसमें 5वीं तक इंग्लिश रहता ही नहीं है। ओह! 5वीं के बाद ABCD चालू होता है, तो वो कैसा है, वो दिक्कत है ना, हमको काफ़ी सारी वो करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। लेकिन हो कुदरत गया। ने सपोर्ट किया। नहीं, नहीं, हाँ, परफेक्ट। और हमने मेहनत किया और बड़ों के आशीर्वाद से आज भगवान की जम दुआ गया। से एकदम अच्छी क्या लेवल पे बात है। है। दूसरा, आपने इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज पहले भी ज़्यादा था, आज भी हाँ। ज़्यादा है। हुँ। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करते हो, हैंडल करते हो? सर अनस्किल्ड लेबर। लेबर का प्रॉब्लम तो उल्टा पहले बहुत ही ज़्यादा था। पर अभी अभी फिर भी कैसा है, काफ़ी सारे जो लेबर है, वो बराबर। काफ़ी सारे पढ़े लिखे लेबर है। हुँ, यानी 10वीं पास है, 12वीं पास है, बराबर। तो उनको स्केचेस वगैरह, ड्राइंग वगैरह समझ हुँ, जाती है। लेकिन हमारे टाइम में है ना लेबर को बहुत दिक्कत देती थी, बराबर। क्योंकि हमको एक एक चीज़ अगर उनको नहीं समझ में आती है,
अगर मीटर में नहीं ड्राइंग आता है तो उनको मैं कन्वर्शन करके फीट में करके देता था। मैं पहले लेबर की साइकोलॉजी को, क्योंकि काम करने वाला लेबर था, अगर लेबर को अगर अपने जितना इजी ड्राइंग्स दिए ना उतना हमारा काम अच्छा रहता है। हमने अगर उसको ड्राइंग कठिन दे दिए तो उसको नहीं समझ में आया तो हमारे ड्राइंग हमारी बिल्डिंग में ही मिस्टेक्स होंगी। इसके लिए हम कोशिश करते, लेबर को पूछते कि हम आपको क्या समझ में आता है, फीट में समझ में आता है, उसको फीट में तुम्हारा को इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश नहीं, मराठी, फिर मराठी में उसके वर्डिंग करके देते थे। जो भी फेस लाइन है, जो भी प्लानिंग है, उसको मराठी अक्षरों में करके देते थे। यानी हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि अगर लेबर को कोई भी चीज इजी समझेंगी तो वो काम हमारा अच्छा होगा। अगर लेबर को कुछ नहीं समझा, क्लियर नहीं समझा, तो हमारा काम की वो वाट लगा देगा, क्योंकि उतना उसको समझेगा नहीं तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका शिक्षण जितना है उतना ही वो बेचारा कर सकता है। तो इसके लिए अगर हम कोशिश करते कि अगर लेबर के हिसाब से हमने उसके स्केचेस दिए ना तो हमारा काम भी अच्छा होता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है और क्लाइंट भी खुश रहते हैं हमारे। एक क्लाइंट की खुशी की जब बात आती है, आपने 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट किया, 800 से ज्यादा कस्टमर को हैंडल किया है, तो उसमें बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिले रहेंगे कि जो कहेंगे कि मेरा बजट थोड़ा कम है, मेरे इस बजट में बिठा के दो। तो पहले बजट से लेके कैसे वो काम करते हैं और क्वालिटी काम भी करते हैं। जैसे आपने पहले कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए इतना कुछ किया, वो प्रोजेक्ट मिलने के लिए इतना कुछ किया, और आजकल जो बजट वाला ट्रेंड चल रहा है, तो ये दोनों को कैसे हैंडल करते हैं आप? सर बजट का कैसा है, देखो अभी जब 94 में था ना, वो टाइम में तो समझो सब अपने पास ऐसे छोटे ही क्लाइंट आते थे, क्योंकि जब तक इंसान का कैसा है अनुभव नहीं आता है, मार्केट में कुछ कुछ दिखाता नहीं है, जब तक उसको कैसा है वो लेवल के प्रोजेक्ट नहीं मिलते। तो ऐसे 4-5 साल तो मेरे ऐसे ही निकले, थोड़े कैसे इकोनॉमिक वाले, फिर धीरे धीरे थोड़े ओवर बजट वाले भी क्लाइंट आ गए ले। इकोनॉमी में मेरी प्रैक्टिस सबसे अच्छी हुई। उसका कारण क्या है सर, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इकोनॉमी से किया था, यानी मैंने काफी गरीब वर्ग के लोगों के काम किए, तो उनकी मुझे भी जान हुई है, क्योंकि मैं खुद वैसा फाइनेंशियल वैसे ही था, तो मुझे उनके पैसे की पूरी जानी थी कि ये आदमी ने 3 लाख रुपए जमा करने के लिए कितना मेहनत किया होगा, और इतना सा इनको 10 बाय 50 का घर या 10 बाय 100 का घर बनाना है, इसने पूरी जिंदगी की पूंजी 3 लाख मेरे भरोसे पे लगाई है। तो हम कोशिश करते थे कि उसका काम अच्छे से अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, काम भी अच्छा हो। अगर समझो कहाँ उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था तो हम एडजस्टमेंट कर देते थे, ठीक है यहाँ पे ऐसा मत करो, यहाँ पे ऐसा मत करो। लेकिन एक हमारा जिंदगी में एक मैंने नियम सीखा है, हमारे प्रोफेसर थे कॉलेज में, उन्होंने जिंदगी में एक बात मुझे सिखा दिया कि राजेश किधर भी बिल्डिंग में कॉम्प्रोमाइज करना, पर स्ट्रक्चर में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये बात है ना, मुझे आज तक वो लेक्चर मुझे याद है उनका, क्योंकि स्ट्रक्चर में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज भी मेरा जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है, बाकी इंजीनियरों का मुझे आइडिया नहीं है, पर लिमिटेड अगर वो समझो ग्राउंड फ्लोर भी बनाते हैं ना, तो भी मैं डिजाइन उनका G+2 ही करता हूँ। हाँ, यानी कुछ मुझे मालूम है फ्यूचर में हम अगर समझो रहे नहीं रहे, क्लाइंट को वापस हो, ये हमारी बिल्डिंग की लाइफ तो 70 साल 80 साल चलती है। हाँ, तो वो टाइम में अपन रहे नहीं रहे, लेकिन उनको मालूम होना कि वालेचा का काम है, यानी इसका काम मजबूत रहता है और एक नंबर रहता है, तो अपना सिक्का एक अपना छोड़ के जाते हैं हम कि वैसा काम चाहिए। एक क्लाइंट भी आया था, जैसे आप बोलते हैं कि इकोनॉमी वाले क्लाइंट आए थे, तो एक गरीब क्लाइंट था समझो, उनका एक मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। रिक्शा चलाता था वो, उनका बजट था समझो 2-2.5 लाख, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर मुझे बनाने को बोला था, तो उनका स्ट्रक्चर का डिजाइन मैंने G+2 किया था। तो वो बोले यार, बोले हमको जिंदगी में बना ही नहीं पाएंगे, ये हमारी 30 साल की कमाई है, इसके बाद हम जिंदगी में कब घर बनाएंगे। मैं बोला सर ऐसा नहीं रहता है, ये स्ट्रक्चर हम है ना अमीर गरीबी, उसमें स्ट्रक्चर में हम अमीरी गरीबी देखते ही नहीं, स्ट्रक्चर है ना सबका हम सेफ होना, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो आप है, स्ट्रक्चर है तो हम है, इसके लिए स्ट्रक्चर को आपको करना ही पड़ेगा। मैं बोला खुदा ना खास्ता समझो आपको ये घर कभी बेचना पड़े, किधर बाहर जाना पड़े, कभी दिक्कत आए, आप अगर कोई अमीर आदमी को वो घर बेचते हैं तो वो क्या बोलेगा, यार ये वालेचा का काम है, ये तो एक नंबर है, उसको मालूम नहीं है कि ये ग्राउंड डिजाइन है सिर्फ, तो ये स्ट्रक्चर की जवाबदारी में बोला हमारी रहती। इसके लिए हम लगभग 90% तो हम G+2 की डिजाइन कर ही लेते। उसके बाद अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट आते तो फिर हम देखते हैं अभी कैसा है, अभी जैसे G+5 G+6 अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे, एक +1 फ्लोर हम ऐड ही कर लेते, क्योंकि क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है कभी भी। हाँ, एक बार बढ़ा दिया फिर कैसा है, स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, हमारे क्लाइंट भी सेफ होना चाहिए और हम भी सेफ होना चाहिए। दूसरा, आपने ये इंडस्ट्री इतनी देखी है, तो आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री कैसी दिखती है आपको? आगे फ्यूचर क्या दिखता है इससे? सर फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है सिविल का। हमारे सर बोलते थे कि दुनिया भूखी मर सकती है पर सिविल इंजीनियर कभी भूखा नहीं मर सकता। इसके लिए कैसा है, फिर मैंने मेरे बच्चे को भी सिविल इंजीनियर ही बनाया। हाँ, क्योंकि ये बात है ना मुझे याद थी कि बोला भले दुनिया
इधर भी कोई भी प्रोफेशन वाला दूसरा भूखा मर सकता है, पर बराबर। सिविल इंजीनियर कभी भूखा नहीं बिल्कुल मरता। बराबर। इसके लिए हमको गर्व है कि हम सिविल इंजीनियर है वाह! क्या बात है। तो अब सर। बात बेटे की चली है, तो हाँ, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जूनियर्स हैं, आपके हाँ, बेटे की उम्र के सब लोग हैं, जो एक हाँ, नई कॉम्पिटिशन आपको इनडायरेक्टली कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। उनको आप एक क्या बोलते हैं, पापा के तौर पे क्या सलाह देंगे? एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे कि इस फील्ड में आने से पहले आप हुँ, ये चीज़ें करना, इस फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है? हुँ। नहीं सर, सलाह भी वो मेरे साथ ही रहता है, हुँ, तो अभी उसको मैं वही सलाह देता हूँ कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना काम, सबसे बाकी दूसरी बातें अलग। क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे फील्ड में। बराबर। उनका अच्छा-सा प्लानिंग करना हुँ, और प्लानिंग के साथ अच्छा-सा कंसल्टिंग उनको अच्छी सलाह देना, सही काम करना। यानी किधर भी उनको ऐसा लगने को नहीं होना कि हमारे क्लाइंट ने हमारे इंजीनियर ने हमको फँसा दिया, बराबर। हमारे को ये कर दिया। ये नाम है ना सर, ये नाम ही आखिरी में ज़िंदा आखिर क्या ऊपर बात है! जाता है तो ये नाम ही रह जाता है। वाह! बाकी तो सब पैसे वगैरह सब बैंक बैलेंस तो सर इधर इधर सब के इधर इधर ही छोड़ के छूट जाना जाते है हैं। क्या? ये जो हमारे पापा ने जो हमको संस्कार दिए, हम वही आप अपने अपने बच्चे को बेटे वही को संस्कार देते कि क्या एक बात अगर अच्छा काम करना ज़िंदगी में हो सके तो किसका अच्छा काम करना, है। नहीं हो सके तो छोड़ देना अपन किसी का खराब काम, खराब क्वालिटी, वाह! कम रेट में काम लेके सामने वाले का खराब काम करना, वो ये काम कभी ज़िंदगी करना में नहीं। मत करना। वाह! वाह! बेकार में बैठेंगे चलेगा, लेकिन बराबर, खराब काम नहीं करना है। वाह! और एक मुश्किल सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ कि 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के बाद हुँ। अगर मैं पूछूँ कि आपका कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट बताइए कि जो करने के साथ आपको खुशी मिली, एक सैटिस्फैक्शन मिला? सर अभी आइकॉनिक जो है ना मैंने कमर्शियल में लाइफ लाइफ में पहली बार होटल का प्रोजेक्ट किया। ओके, वो सरगम होटल है, साकी रोड पे ही है। ओके। उसका अवार्ड भी मिला है मुझे अभी ओह! अल्ट्राटेक क्या सीमेंट बात की है! तरफ से अवार्ड भी ओके, मिला है। बहुत ही यानी मैं वो प्रोजेक्ट में है ना यानी पूरा अपने को झोंक दिया यानी जितना मैंने 30 साल मेहनत नहीं किया है क्या बात है! दूसरे प्रोजेक्ट में, वो 30 साल का फुल अनुभव मैंने वो होटल में झोंक दिया। वाह! मैं ये प्रोजेक्ट क्योंकि साकी रोड पे मेरा मेरा घर भी है अच्छा। और समझो मेरा वो एरिया का मेरा ताबा भी है। जैसे शिवाजी महाराज का एक किला था, ओह! वैसा मेरा साकी रोड एक किला है। किला पूरा जिसमें 90% आपको प्रोजेक्ट वहाँ पे मेरे ही दिखेंगे। क्या तो बात है! मुझे एक बेंचमार्क चाहिए था कि मेरा साकी रोड से जाने के बाद लोग बोलने को ना यार वालेचा ने क्या प्रोजेक्ट किया है यार। हाँ, तो क्या ये बात वो खुशी और उसको 4 साल लगे सर मुझे है! वाह! काम करने में, काफ़ी मेहनत मालिक भी अच्छा था, क्लाइंट अच्छे थे, लेबर भी बहुत ही अच्छे थे। टीम वर्क ने बहुत ही सपोर्ट किया ओके। और भगवान की तो दुआ और है माँ-बाप की ये दुआ तो हमेशा उसके साथ में रहेंगी सर। बराबर। वो दुआ के बगैर है ना आपका काम कुछ अच्छा नहीं काम हो नहीं कर सकता। सकते। ये हो गया आइकॉनिक प्रोजेक्ट और एक पूछना चाहता हूँ फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डिफिकल्टी आई, मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आई और उसके बाद आपने कुछ सॉल्यूशन निकाल के वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकले? ऐसा कोई सर इंसिडेंस? डिफ़िकल्टी तो लगभग अभी कैसा रहता है सर, अभी लगभग डिफ़िकल्टी ऐसा है कि अभी हमको गाँवठान में अगर कोई काम मिल गया है, हुँ, तो वहाँ पे काम करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा। एक मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट था गाँवठान में, हुँ, हमारे सिंधी समाज के नामाचिंत बड़े पैसे वाले लोग हुँ, हैं, उनका प्रोजेक्ट किया था। लेकिन बाजू में जो क्लाइंट थे, वो कोऑपरेटिव बहुत नहीं थे। डेंजर थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मेरे को बेसमेंट बनाना था और उनका जो काम था बहुत कच्चा था, लोड बेयरिंग था। तो जब मैंने उनका जो खड्डा एक्सकैवेशन खोदा, किया। हाँ, खड्डा सिर्फ़ एक्सकवेशन जो फर्स्ट किया तो 14-15 फुट खड्डा नीचे गया। तो वो टाइम में समझो मैंने वो टाइम में सोच लिया था कि कभी सिविल इंजीनियर छोड़ देने का अभी अरे बाप रे! क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना तकलीफ़ दिया ना, इतना हुँ, तकलीफ़ दिया ना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजेबल प्रोजेक्ट था क्योंकि वो क्लाइंट है ना समझो मुझे क्यूरिंग करने नहीं देते थे। और मुझे टेंशन ऐसा रहता था कि अगर ये फुटिंग्स को प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ, तो ये मेरा 5 मंजिले का प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा? बराबर। तो फिर वो हमारे समझो वॉचमैन को भी उन्होंने 1-2 बार मारा था और ओह! क्लाइंट से भी गाला-गलौच हो गई थी, पुलिस केस भी हो गया था। ओह! फिर बहुत ही परेशानी हुई, फिर मैंने उसको समझा के जैसे-तैसे करके फिर फुटिंग के लिए हमने क्या किया उसके लिए फिर बारदान वगैरह के जो नया प्रॉपर दिया, उसको पूरा रात को भिगा के उसके ऊपर डाल देते थे और क्यूरिंग करने ही नहीं देता था, उसने पाइप पूरा हमारा पैक कर लिया था। ओह! तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजेबल रहा, यानी लाइफ़ में मैं वो प्रोजेक्ट आज तक भूला नहीं। बोला है। हाँ, तो एक थोड़ा कैसा है गाँवठान एरिया में काम करना है ना सर, बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत थोड़ा तकलीफ वाला काम है। बराबर। बाकी नॉन गाँवठान में तो भगवान की दुआ से कोई ऐसी सब अच्छा तकलीफ चल आती रहा है, नहीं है। क्या बात है। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और स्टील ये 2 हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं। हाँ, तो स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप हुँ। क्या पैरामीटर चेक करते हो या क्या क्वालिटी चेक करते हो कि ये स्टील चाहिए, ये यूज़ स्टील करना सर है? पहले तो 415 था, फिर धीरे-धीरे उनका स्ट्रेंथ बढ़ा के 500 कर दिया, फिर अभी बराबर। 550 कर दिया है। हाँ, तो हमारे लिए उल्टा बहुत ईज़ी काम हो जाता है कि स्ट्रक्चर के लिए बराबर, सीमेंट और स्टील का रोल है ना, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी देते जाते हैं। बराबर।
हमारा स्ट्रक्चर को मजबूत करते, जो मैं चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि हड्डियाँ मजबूत हो और मांस मजबूत हो, तो बॉडी आदमी की कोई दिक्कत नहीं आती। बराबर। तो उसके लिए हम है ना उल्टा स्टील कंपनियों को बहुत से थैंक्स बोलना चाहते हैं। लगभग मैं काफ़ी सारी स्टील कंपनी के प्रोजेक्ट किए, अपन अभी आईकॉन के भी 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं मैंने। ओके। स्टील में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, क्योंकि हमारे लेबर ही बता देते, ओके। क्योंकि काम तो लेबर ही करते, तो वो ही बता देते सर कि स्टील बहुत कड़क है, ये माल नहीं होना, ये माल नहीं होना। तो हमको जब ये प्रोजेक्ट हम मटेरियल वापरते तब हमको आइडिया आ जाती, माल अच्छा है, क्लाइंट को हम सजेशन देते। दूसरी भी 2-3 कंपनियां हैं, जैसे जिसका मटेरियल अच्छा रहता है, सजेशन के हिसाब से फिर क्लाइंट अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। बराबर। पर कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रक्चर में है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। बराबर। हम कहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में मेरा पहले से ही नियम है कि मैं स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करता, भले गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। क्या बात। तो ये थे इंजीनियर राजेश वालेचा साहब, जिन्होंने एक बड़े शायर ने जैसे कहा है कि लोग हैं कि काम कर रहे हैं और हम एक ही नाम कर रहे हैं। हाँ, तो आप नाम भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस वजह से, लेकिन आज से कई साल तक आपकी, जैसे आपने बताया कि नाम रहेगा सिर्फ, तो वैसा आपका नाम रहे और आने वाले फ्यूचर में अच्छे-अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और आपका बेटा भी जो नेक्स्ट जनरेशन में अभी आपके साथ काम कर रहा है, तो उसके हाथों से भी अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने। यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टूडियो दोनों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।